नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हाईटेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी की। और एग्रोनॉमी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे कई बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। टॉपिक का नाम आप जानते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग जो है, इससे रिलेटेड कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बुक्स के अंदर नहीं मिल पाती और कई बार एग्जाम्स के अंदर आती हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि इसको हम रखें कहाँ पर, है ना। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रिसीजन फार्मिंग, या जिसको आप सटीक खेती या टिकाऊ खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है, इसको हमने क्या नाम दिया है ना। इसको हम पहला नाम देते हैं टिकाऊ खेती। क्या कहेंगे इसको? टिकाऊ खेती कहेंगे। दूसरा जो नाम हमने दिया है वो आपके सामने है, कौन सा है? सटीक खेती। कौन सी खेती है? सटीक खेती। और तीसरा जो एक नाम हम इसको देते हैं वो है हमारे यहाँ पर साइट स्पेसिफिक एग्रीकल्चर। हम इसको क्या कहते हैं? साइट स्पेसिफिक फार्मिंग या फिर साइट स्पेसिफिक एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। ज़्यादा जो सही कहना सही रहेगा वो रहेगा साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। ठीक है, चलिए अब नाम क्लियर हो चुका कि क्या नाम है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इसके दूसरे नाम क्या है? साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। और हिंदी में हम कह सकते हैं टिकाऊ खेती या फिर सटीक खेती। एक नाम और दिया है परिशुद्ध कृषि या परिशुद्ध खेती। ठीक है, नाम क्लियर है। अब डेफिनेशन की बात कर लें कि ये क्या कहना चाहता है हमसे, तो इसको सिंपल शब्दों में एक बार समझ लें, उसके बाद हम डेफिनेशन पर आएंगे। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, मतलब एक क्षेत्र के लिए जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर जितनी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी या जितना उसके अंदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होगी वो किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं होगी। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब भी समझ में आ गया। कैसे? तो हम कहेंगे, मान लीजिए एक किसान है, ठीक है, उस किसान ने क्या किया, अपने खेत के अंदर फसल लगाई, कौन सी? कपास की। कौन सी फसल लगाई? कपास की। ठीक है, सेम उसी गांव में दूसरी तरफ एक किसान था, उसने क्या किया, उसने फसल जो है वो लगाई किसकी? उड़द की, मतलब हमारा जो ग्रीन ग्राम है उसकी। ओके, ग्रीन ग्राम की उसने क्या करी, सॉरी उड़द का मतलब क्या हुआ? ब्लैक ग्राम। ठीक है, तो उसने क्या किया, ब्लैक ग्राम जो है उसकी क्रॉप जो है वो लगाई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सिंपल सी जो है वो टर्मिनोलॉजी है। तीसरा हम देखेंगे कि एक किसान जो है वो इन तीनों से अलग है, उसने लगाया गन्ना। ठीक है, शुगर केन उसने लगाया है। ओके, तीनों का जो एरिया है वो कितना है? 1 हेक्टेयर। कितना है? 1 हेक्टेयर। और तीनों एक ही गांव के निवासी हैं, एक ही गांव में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मुझे बताएं कि ये जो तीनों किसान हैं, ये जब फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उस टाइम पर बराबर मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करेंगे या नहीं? तो हम कहेंगे कि किताबों की तरफ से, किताबों के हिसाब से तो अलग अलग करना चाहिए, लेकिन एक ही गांव के निवासी हैं, एक ही जगह से फर्टिलाइजर लेकर आएंगे और एक ही मात्रा में ज़्यादातर लेकर आते हैं और वो उसे चाहे कोई सी भी फसल हो उसके अंदर उसका छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मान लिया हमने कि यहाँ पर इन्होंने 100 kg क्या दिया? नाइट्रोजन। क्या दिया? नाइट्रोजन। यहाँ पर भी इन्होंने क्या दे दिया? 100 kg नाइट्रोजन। और इसने भी क्या दे दिया? 100 kg नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अब बताएं कि ये जो यहाँ पर किया गया है ये सही है या गलत? तो हम कहेंगे सर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर फसल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पर 100 kg नाइट्रोजन चाहे इसके लिए सही हो गया, लेकिन उड़द के लिए गलत, क्योंकि कम चाहिए 20 से 30 किलोग्राम। और गन्ने की बात करें तो 100 किलोग्राम से कुछ नहीं होगा, 120 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करें कि ये जो पूरा खेत है कपास का, इस खेत के अंदर अगर ये पॉइंट चूज कर लिया जाए और ये पॉइंट चूज कर लिया जाए, ठीक है, क्या दोनों के अंदर न्यूट्रिएंट जो देना है वो सेम होगा या नहीं? तो हमारा आंसर होगा सर सेम न्यूट्रिएंट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मिट्टी जहां पर है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अलग हो सकते हैं, हो सकता है बीच में कोई चट्टान आ जाए।
ठीक है। हो सकता है कि बीच में जो है वो मिट्टी बदल जाए, तो इन सब की जो है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, सबकी अलग हो जाती है। लेकिन किसान क्या करता है, सेम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मानकर वो एक ही तरह का फर्टिलाइजर और एक ही अमाउंट में फर्टिलाइजर हमारी क्रॉप को देता है, ठीक है। इससे दिक्कत होगी या नहीं, तो हम कहेंगे सर इससे वेस्टेज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वेस्टेज। और इसकी वजह से जो फर्टिलाइजर से होने वाली टॉक्सिसिटी है, वो टॉक्सिसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात। वहीं से हमारा जो टर्म है कौन सा, हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर या टिकाऊ खेती, ये यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आता है कि टिकाऊ खेती का मतलब क्या है, जितनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, उससे कम नहीं देना है। हमें सॉइल की सैंपलिंग करानी है और उसके बाद जो है हमें वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करना है कि कौन सी क्रॉप है, उसके अंदर कौन सा सीजन है और कौन सा एरिया है, और उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पूरी करनी होती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ये क्या चीज़ है, तो हम कहेंगे इट इज़ एन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग, ठीक है। इसका जो बेस होता है वो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब ये हवा में बातें नहीं करनी है, हमें क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से मिल रही है और जो टेक्नोलॉजी हम इजाद कर चुके हैं, जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट से लेसर लेवलर या फिर हमारे सॉइल सैंपलर है, इन सब का यूज करके फिर हमें क्या करना है, फार्म का मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, फार्म का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या किया, वहां पर वी हैव एनालाइज्ड एंड मैनेज वेरिएबिलिटी विद इन द फील्ड्स बाय डूइंग ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन राइट प्लेस, ठीक है। इसका मतलब हमने खेत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग जगह के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके वहां पर उनकी जो अलग अलग वैल्यूज है वो पता लगा ली है, और उसके बाद अलग अलग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम वहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। एट द राइट टाइम एंड इन द राइट वे, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है कि आपको क्या करना है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सही टाइम पर करनी है और सही वे में करनी है, जिससे क्या हो सके, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और प्रोटेक्शन हो सके किसकी, हमारे लैंड रिसोर्सेज की। मतलब अपने पास जितने भी उपलब्ध संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, बचाना है। इसके लिए वेस्टेज कम होना चाहिए। दूसरा, हमारे क्रॉप की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, ये क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया, सिंपल सा है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके हमें अलग अलग फील्ड, अलग अलग जगह की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट जो है वो हमें ज्ञात करनी है, और उसके हिसाब से ही क्या करना है, वहां पर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो यूज करनी है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए, एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है, इट इज अ सिस्टम अप्रोच ऑफ फार्मिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ क्रॉप इनपुट्स। सिंपल सा हम कहेंगे, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या कर रहे हैं हम, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका हमें क्या करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, बिना कोई वेस्टेज किए। ये हमारा मेन एम होता है किसके अंदर, हमारे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। अब बात करें लास्ट, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है। क्या कहता है पॉइंट हमसे, कि जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, इसके अंदर 4 आर आते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश का लेटर है आर, वो 4 आर आएंगे। उनका मतलब क्या है वो हम समझ लें। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो आर यहां पर हम यूज कर रहे हैं, वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, राइट के लिए। किसके लिए यूज किया जा रहा है, यहां पर राइट के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करें राइट क्या हो रहा है, यहां पर क्या चीज राइट है, तो यहां पर 4 चीजें राइट करनी है, ठीक है। पहला हम बात करेंगे राइट टाइम। किसकी बात करेंगे, राइट टाइम, कि हमें सही टाइम पर जो है इसे यूज करना है। किसे, तो हम कहेंगे राइट थिंग, ओके। क्या राइट होना चाहिए, राइट थिंग, या फिर हम कहें इसके अंदर इनपुट। जो भी इनपुट हम क्रॉप के अंदर देने वाले हैं, चाहे आप फर्टिलाइजर की बात करें, चाहे कोई हर्बिसाइड हो, चाहे इरिगेशन हो, ठीक है, कोई भी इनपुट आप दे रहे हैं, वो इनपुट कैसा होना चाहिए, राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। राइट टाइम पर हमें राइट इनपुट देना है,
तीसरा हमें ध्यान रखना है एट द राइट प्लेस, कहाँ देना है, एट द राइट प्लेस, जिस जगह पर जरूरत है उसी जगह देना है, किसी दूसरी जगह पर नहीं देना, वेस्टेज कम कर देनी है। और लास्ट जो है आर हम बात करें इन द राइट वे, किसकी बात करेंगे, इन द राइट वे, हमें सही तरीके से जो है वो इनपुट जो है वो वहां पर अवेलेबल कराना होगा। जैसे हम बात करें कि इरिगेशन देना है तो हम कहेंगे सर करना क्या है, कुएं से पानी जो है वो मोटर लगा के और उसके बाद छोड़ दिया जाए, खेत में इरिगेशन हो जाएगा, है ना, उसके अंदर क्यारियां बना दीजिए, इरिगेशन हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारी क्रॉप के हिसाब से इरिगेशन होना चाहिए। अगर हम वहां पर बात कर रहे हैं पपीता की खेती की तो हमें ड्रिप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं गेहूं की तो हमें वहां स्प्रिंकलर का यूज करना चाहिए। तो जो तरीका है वहां पर इरिगेशन देने का वो सब में क्या हो जाएगा, अलग, और हमें वही तरीका यूज करना है जिससे मैक्सिमम यूज हो सके और मिनिमम जो है वो क्या होना चाहिए, वेस्टेज होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर वापस से एक बार बता देता हूँ, हमें क्या करना है, मैक्सिमम यूज करना है और मिनिमम जो है कम से कम जो है वो क्या करना है, वेस्टेज करना है, ठीक है। अब ये चीज जो है हमें यहाँ पर अच्छे से ध्यान रख लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है कि 4 आर जो है वो कौन से हैं, तो हम कहेंगे राइट टाइम, राइट इनपुट, राइट प्लेस और राइट वे, ठीक है। ये हुए 4 आर, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि सस्टेन जो हमारी प्रिसीजन फार्मिंग है उसमें से 4 आर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, कि राइट टाइम, थिंग और प्लेस दे दिया, और दूसरा मान लिया हमने कि हमको दे दिया उसके अंदर हमको मान लिया हमने इसके अंदर दूसरा कोई दे दिया राइट मेथड, ठीक है, या फिर हम कहें कोई भी दूसरा हमको इसमें ऑप्शन दे दिया तो वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसकी डेफिनेशन से ही कि प्रिसीजन फार्मिंग जो है वो सिस्टम अप्रोच है फॉर मैक्सिमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इनपुट्स। सीधा पूछेगा इन विच सिस्टम ऑफ फार्मिंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनपुट्स इज द मेन एम, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए दूसरा इसके अंदर हम एक और टर्म की बात कर लेते हैं जो यहाँ पर आई है, उसे हम नाम देते हैं यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी। क्या नाम देंगे, सस्टेनेबिलिटी, ओके। सस्टेनेबिलिटी जो है इस टर्म को समझना जरूरी है क्योंकि इसी पर जो है वो पूरी एग्रीकल्चर टिकी हुई है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ठीक है, वाइल टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो कब कही जाएगी, जब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम क्या किया जाएगा, यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या चीज जो है वो हमें वहां पर ध्यान रखनी है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उस फ्यूचर जनरेशन की जितनी भी इच्छाएं हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहेंगे या उसको सस्टेनेबिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम वहां पर नाम क्या दे देते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या नाम दे देंगे उसको, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का नाम दे देंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में जब हम ऐसा करते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका पूरा यूज करें और फ्यूचर जनरेशन को नुकसान नहीं हो तो उसे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहेंगे। सिंपल है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अलग है और प्रिसीजन एग्रीकल्चर अलग है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यही एग्जाम के अंदर बनने वाला इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर से समझ लो कि हमारे पास अवेलेबल इनपुट्स का अच्छा यूज करना है लेकिन उसके अंदर उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना कि फ्यूचर जनरेशन को वो मिले ही नहीं। मान लिया आज हमारे पास पानी अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, बाल्टियां भर भर के ढोल रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कार धोनी है तो उसके अंदर हम पाइप लगाकर उसे 2 घंटे तक धोए जा रहे हैं, ठीक है।
अपने पास घर है तो पूरे घर को धो रहे हैं, तो क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसकी वजह से आने वाली जनरेशन को वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो अगली जनरेशन्स जो है उनके लिए सर्वाइवल क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसे क्या कहेंगे? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहेंगे। और प्रिसीजन का मतलब क्या हो गया? किसी स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस या फिर स्पेसिफिक तरीके से अपने जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें इस तरह से यूज करना है कि रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज हो और मिनिमम जो है वो क्या हो जाए? वेस्टेज हो। इसको हम क्या कहेंगे? प्रिसीजन फार्मिंग कहेंगे। परिशुद्ध खेती में डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकी मतलब हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर है, उनका उपयोग करके हम क्या करते हैं? उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास करते हैं और वेस्टेज को क्या करते हैं? कम। परिशुद्ध खेती जो है इसमें सैटेलाइट फार्मिंग या स्थान विशिष्ट फार्मिंग भी कहा जाता है। इसको हम दूसरा एक नाम और दे रहे हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं इसको? सैटेलाइट फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सैटेलाइट फार्मिंग। क्यों कहेंगे? क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो किस पर डिपेंड करती है? सैटेलाइट पर डिपेंड करती है। किस पर? सैटेलाइट पर। ठीक है, उन्हीं से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरा जो है इन्होंने कह दिया विशिष्ट फसल प्रबंधन, मतलब स्थान विशिष्ट फसल प्रबंधन मतलब क्या हुआ? साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके अंदर, तो क्या कहेंगे इसको? साइट स्पेसिफिक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगली बात करें, परिशुद्ध खेती में उपज को अधिकता बनाने के लिए उचित समय, सटीक और उपयुक्त मात्रा में जल, उर्वरक, कीटनाशी आदि जो हैं उनका उपयोग किया जाता है। मतलब सही समय, सही स्थान और सही मात्रा के अंदर और सही जो खेत है उसके ऊपर, सही जगह के ऊपर हमें इसका यूज करना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो भी कोई बात नहीं, हिंदी के हैं तो भी कोई बात नहीं, दोनों चीजें हम समझेंगे, दोनों चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो मुझसे वापस जो है आप कांटेक्ट करें, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर की ये जो हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर है ये वास्तव में आया कब? इसका अस्तित्व कब आया? तो प्रिसीजन फार्मिंग जो है ये इनिशियली कब आया? 1982 में जो है वो वर्ड दिया गया। ठीक है, 1982 में वर्ड दिया गया। साइंटिस्ट कौन थे हमारे? डॉक्टर पियरे। क्या नाम है? डॉक्टर पियरी रॉबर्ट जो है उन्होंने ये टर्म जो है वो हमें दी, प्रिसीजन फार्मिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर, और इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखें, ये अपना बनने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, कि फादर ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे डॉक्टर पियरे रॉबर्ट। ठीक है, और बात करें कि ये जो प्रिसीजन फार्मिंग है वो इंडिया में सबसे पहले आई कहाँ पर, किस जगह पर यूज करना हमने स्टार्ट किया? तो हमने पंजाब और हरियाणा में इसका यूज करना स्टार्ट किया है सबसे पहले। किसके अंदर? व्हीट और राइस के अंदर। किसके अंदर? व्हीट और राइस में। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो बनता है, जो मुझे यहाँ पर याद आया, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जब इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया के अंदर मेन फार्मिंग सिस्टम कौन सा है? या फिर हम इसको कह सकते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम नहीं कहें, ज्यादा बढ़िया रहेगा कि हम इसको क्या कहें? क्रॉपिंग सिस्टम। क्या कहें? क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, मेन क्रॉपिंग सिस्टम जो यूज किया जाता है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन वहां पर पूछा गया, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक ऑप्शन जो है वो हमको यहां पर दे दिया, व्हीट, राइस। तीसरा ऑप्शन जो है वो हमको दे दिया इन्होंने राइस, शुगर केन। दूसरा ऑप्शन जो है वो इन्होंने हमें दे दिया राइस, व्हीट, और चौथा जो है वो हमें दे दिया यहां पर सोरगम, व्हीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल सा है, देख लें यहां पर। और यहां पर जब हम बात करते हैं किसकी? क्रॉपिंग सिस्टम की, तो इसका मतलब क्या है कि एक साल के अंदर फसल लगाने का कौन सा सिस्टम यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉपिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे
कि जब भी क्रॉपिंग सिस्टम की बात होगी तो उस टाइम पर सबसे पहले कौन सी क्रॉप लिखनी है, खरीफ की लिखनी है, और उसके बाद किसकी लिखनी है, रबी की लिखनी है। किसकी लिखनी है, रबी की। सबसे पहले खरीफ की और उसके बाद किसकी लिखेंगे, रबी की लिखेंगे। ये चीज हमें वहां पर अच्छे से ध्यान रखनी है। जब भी क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे, खरीफ पहले आएगा, रबी बाद में आएगा, जायद उसके लास्ट में आएगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मेन क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा है, तो ज्यादातर जो है वो हमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो टिक करते हुए मैंने बच्चों को देखा है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, वो ज्यादातर वीट और राइस को करते हैं। क्यों? क्योंकि वीट जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर एक मेन स्टेपल फूड है, और राइस जो है वो ईस्टर्न और सदर्न इंडिया के अंदर मेन फूड क्रॉप है। ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो वीट को पहले टिक कराते हैं, और अगर नहीं भी करते तो वो यही सोचते हैं सर वीट और राइस है, और इधर राइस और वीट है, एक ही तो बात है, क्वेश्चन ही गलत है। बट ध्यान रखें, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जब भी क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम की बात होगी, हमेशा खरीफ पहले आएगी। तो खरीफ में किसको लगाते हैं, हम लगाते हैं किसको, राइस को, और रबी में किसको लगाते हैं, वीट को। तो राइस वीट सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था। चलिए अगली बात करें नीड ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग की। प्रिसीजन फार्मिंग की नीड क्यों है, क्या जरूरत है प्रिसीजन फार्मिंग की, तो एक बात समझ ले। पहला है इसके अंदर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, मतलब हम कहेंगे हमारी जो क्षमता है, या हम कहें उत्पादकता है, या फिर उत्पादकता की जो क्षमता है वो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लिया कि हमारी जो फील्ड है उसके अंदर हमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के देखे देख हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन ही दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है, क्या वो डेफिशिएंसी पूरी हुई, तो हम कहेंगे नहीं हुई सर। ठीक है, शुगर केन के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, वो वहां पर वीट को देखकर कम नाइट्रोजन दिया जा रहा है, तो क्या वो सही है, नहीं है। इरिगेशन की जब बारी आती है तो कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि इरिगेशन इस टाइम पर देना है। ठीक है, तो उस टाइम पर हमारा प्रोडक्शन का लॉस हो जाता है। कभी इंसेक्ट अटैक होता है तो हमें पता नहीं लगता इंसेक्ट कितना अटैक कर चुका है, तो उस टाइम पर नुकसान होता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम यूज करके, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, सैटेलाइट जो हैं, उनका यूज करके हम क्रॉप के अंदर, सॉइल के अंदर पता लगाते हैं कि डेफिशिएंसी किस चीज़ की है और रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, और उसके बेस पर हम वहाँ पर जो अपनी प्रैक्टिसेज हैं उनको बदल देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी उत्पादकता की जो क्षमता है वो क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगर उत्पादकता की क्षमता बढ़ गई तो हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, हम कह सकते हैं हमारी जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो हम कहेंगे बिल्कुल सर गुणवत्ता भी तो इसके साथ ही बढ़ेगी। जब आप बिल्कुल सही तरीके से, सही टाइम पर, सही जगह पर आप सही चीज को यूज कर रहे हैं तो गुणवत्ता भी बढ़नी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल्स, या हम कह सकते हैं केमिकल्स जो हैं उनको मोर एफिशिएंटली यूज करना है। ठीक है, मान लिया आप कोई भी केमिकल या फिर कोई भी पेस्टिसाइड लेकर आए, उसकी रिक्वायरमेंट है आपको 2 ml पर लीटर की डोज से, और हम वहां पर लालच में आकर क्या करते हैं, उसको 4 ml पर लीटर की डोज से छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो हम कहेंगे नहीं सर उसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो गई। तो साइट स्पेसिफिक फार्मिंग या फिर हमारी जो प्रिसीजन फार्मिंग है वो क्या करती है, केमिकल्स को कम करती है, साथ ही केमिकल्स की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। नेक्स्ट बात करें एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो हम पता लगाते हैं कि हमारी सॉइल के अंदर फ्लोइंग की जरूरत है या नहीं है, या फिर हमें वहां पर कोई वीडर यूज करना है या नहीं करना, तो उस तरह से हम क्या करते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं, उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें टू इंक्रीज द इनपुट यूज एफिशिएंसी। जो भी इनपुट आप वहां पर दे रहे हैं, चाहे वो आपका फर्टिलाइजर हुआ, हर्बिसाइड हुआ, इंसेक्टिसाइड हुआ, फंजीसाइड हुआ, आपका इरिगेशन हो गया, ठीक है, या आप सीड भी यूज कर रहे हैं, सीड ड्रिल से कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी इनपुट दे रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सॉइल एंड ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन। तो सॉइल का प्रोटेक्शन किस तरह से होगा, तो हम कहेंगे सॉइल इरोजन को कम करने के। कैसे करेंगे, सॉइल इरोजन को कम करेंगे। ठीक है,
सैटेलाइट से हमें बिल्कुल अच्छे से पता लग जाता है कि किस जगह पर सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है और किस जगह सॉइल इरोजन जो है वो कम हो रहा है। तो हम ऐसी जगह जहाँ सॉइल इरोजन ज़्यादा है उस जगह कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। और वाटर प्रोटेक्शन की बात करें हमारे ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया, जितना ज़मीन से पानी चाहिए उतना ही निकालते हैं, एक्स्ट्रा वाटर उसके अंदर हम नहीं निकालते। ठीक है, नेक्स्ट बात करें टू इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, तो हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बिगड़ा हुआ है या नहीं है, वो चीज़ पता करके हम उसे सुधार सकते हैं। ये इसकी मेन जो है वो अपनी उपयोगिता यहाँ पर देखने को मिलती है। हम यहाँ पर कह सकते हैं जो भी हमारे कृषि रसायन है, एग्रीकल्चर केमिकल्स है, ठीक है, उनकी किसकी बात कर रहे हैं, उपयोग दक्षता की। किसकी बात कर रहे हैं, उपयोग दक्षता की, कि हमें उनकी उपयोग दक्षता बढ़ानी है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं, या फिर हम कहें ऊर्जा का बचाव किया जाता है। ठीक है, या फिर हम बात करें जो भी हमारे इनपुट यूज एफिशिएंसी, या फिर ये तो सॉइल इरोजन और वाटर प्रोटेक्शन आप जानते हैं, हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये हमारे मेन जो कारण थे किसके लिए, जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग है उसकी ज़रूरत क्यों है, उस चीज़ के लिए हमने बात करी। नेक्स्ट बात करें कंपोनेंट्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, कि प्रिसीजन फार्मिंग में आपको किस किस चीज़ का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब हम कह तो रहे हैं बड़े शान से कि सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ की जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन या फिर डाटाबेस चाहिए। मतलब आप जिस भी एरिया की स्टडी कर रहे हैं उस एरिया की पूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ओके, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी डेटा हो सकते हैं वो सारे डेटा हमें लेने हैं। कैसे लेंगे, तो सैटेलाइट की मदद से हम ले सकते हैं। ठीक है, वहां से जो है वो इमेजरी निकलती है। क्या निकलती है उसके अंदर, इमेजरी। ठीक है, ये इमेजरी जो है वो क्या होती है, एक तरह से सैटेलाइट की फोटो। कैसी होती है, सैटेलाइट के द्वारा ली गई फोटो जो होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इमेजरी है ये हमें बहुत सारी चीजें बता देती है। ऊपर से फोटो लिया तो पता लग गया कौन सा खेत खाली है, कौन से खेत में फसल है। ठीक है, फसल के अलग अलग हरे रंग जो है, किसी में लाइट है, किसी में डार्क है, किसी में थोड़ा और ज्यादा डार्क है, उससे पता लगता है कि कौन सी क्रॉप लगा रखी है। ठीक है, सॉइल का कलर देख के पता लगता है कौन सी सॉइल है, सैंडी सॉइल है या ब्लैक सॉइल है या लोमी सॉइल है। ठीक है, तो इस तरह से हम सैटेलाइट इमेजरी से बहुत सारे डेटा जो है वो वहां पर कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें सबसे पहले डेटा किसके लिए चाहिए वो हम देखते हैं, सॉइल के लिए। किसके लिए चाहिए, सॉइल के लिए, मृदा के लिए हमें जो है यहाँ पर डेटा चाहिए। कौन कौन से डेटा चाहिए जो सैटेलाइट से मिलेंगे, हम कहेंगे पहला है सॉइल टेक्सचर। ठीक है, मृदा की वहां पर संरचना जो है वो किस प्रकार की है। ठीक है, टेक्सचर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, क्रम्बी होगा, दानेदार होगा, तो हम वहां पर क्या करेंगे, हमारी ऐसी फसलें जो कि ज्यादा पानी के अंदर हो सकती है उनको हम वहां पर नहीं लगाएंगे, लाइट सॉइल्स में लगने वाली जो हमारी क्रॉप्स है उन्हीं को लगाएंगे। ठीक है, अगर संरचना जो है वो भारी है, हैवी सॉइल्स है, उसके अंदर क्ले का कंटेंट ज्यादा है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, जिसके अंदर ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो सॉइल टेक्सचर पता लगा, सॉइल का स्ट्रक्चर पता लगाना है, सॉइल की फिजिकल कंडीशन पता लगानी है कि वो पहाड़ी मृदा है या फिर समतल जमीन पर प्लेन्स की मृदा है या नदियों के द्वारा लाई गई एलुवियल सॉइल है। तो ये हमें क्या बताता है, वहां की फिजिकल कंडीशन, या फिर किसी जगह पर जो है वो दलदली क्षेत्र तो नहीं है वो हमारे एग्रीकल्चर करने के लिए सही है या नहीं है, वो किससे पता लगेगा, उसकी फिजिकल कंडीशन से पता लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे सॉइल मॉइस्चर की। सॉइल मॉइस्चर कैसे पता लगेगा, ज्यादा जो मॉइस्चर वाली सॉइल होती है उनका कलर कैसा होता है, गहरा होता है, और जिसमें मॉइस्चर कम है उसका कलर कैसा होता है, हल्का होता है, उससे पता लग जाएगा। दूसरा, जिस जगह मॉइस्चर ज्यादा है वहाँ वेजिटेशन ज्यादा होगा, ग्रीनरी ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से हम सॉइल मॉइस्चर पता लगाते हैं। एक हम पता लगाते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स कैसे पता लगेंगे, तो उसको पता लगाने का एक ही तरीका है, वो क्या है, टेस्टिंग। ठीक है, हमें सॉइल की क्या करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सॉइल सैंपलिंग करेंगे और उससे टेस्ट करके पता लगाना।
ठीक है। ये सब किसके बारे में पता होना चाहिए? सॉइल के बारे में, मृदा के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा हमें पता होना चाहिए क्रॉप के बारे में, तो हम कहेंगे कि क्रॉप के अंदर हमारी प्लांट की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो वो सैटेलाइट इमेजरी से हम आराम से काउंट कर सकते हैं, वो उसके अंदर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक हमें पता लगाना होता है क्रॉप टिश्यू न्यूट्रिएंट स्टेटस, इसको अच्छे से ध्यान रखना। जब हम बात करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग की, तो क्रॉप के अंदर जो हमारा न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल के अंदर अप्लाई करते हैं, क्रॉप के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कैसे पता लगता है? तो हम कहेंगे कि जो सैटेलाइट से इमेज खींची जा रही है उसके अंदर पत्ती का कलर देखकर ही जो है वो अलग अलग डिफरेंस कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं करे तो उसके अंदर अपने पास जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे हम बात करेंगे लीफ कलर चार्ट की, ठीक है, जिसके अंदर लीफ का जो कलर है उसके अलग अलग शेड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे पता लगता है इसमें किसी की डेफिशिएंसी है या नहीं है, ठीक है। ये पता लगाएंगे। एक पता लगाना है क्रॉप स्ट्रेस, ठीक है। अगर किसी क्रॉप में स्ट्रेस है, मतलब पानी की कमी हो रही है, तो क्या होगा, वो मुरझाने लग जाएगी, तो वो इमेज सैटेलाइट से कैप्चर हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर पानी की कमी नहीं है तो वो बिल्कुल एकदम खुशहाल एक लहलहाती हमारी फसल होगी। वीड पेचेज, मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा वीड इंटेंसिटी है, कौन से गांव के बाहर सबसे ज़्यादा वीड उगे हुए हैं, ये हम उससे पता लगा लेते हैं। फिर बात करें इंसेक्ट और फंगल इन्फेस्टेशन, मतलब हम बात करेंगे किसकी, हमारी जो रोग हैं उनके बारे में, या कीट हैं उनके असर के बारे में बात करेंगे कि क्रॉप पर क्या उसका असर हुआ है, ठीक है। तो जो हमारी इंसेक्ट और फंगल इन्फेस्टेशन है उसका भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्रॉप की यील्ड जो है वो कितनी होगी ये भी पता लग जाएगा। हार्वेस्ट है या स्वाथ विड्थ है, मतलब कितनी एक बार के अंदर जब कटाई की जा रही है तो कितने चौड़े पट्टी के अंदर कटाई हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, स्वाथ विड्थ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में पता करनी है, क्रॉप के बारे में पता करनी है। आप कहेंगे सर इतनी सारी चीज़ें कौन पता करेगा? अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, ये पता करने का काम किसका है, सैटेलाइट का है। किसका है, सैटेलाइट का। और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी विकसित हो चुकी है कि सैटेलाइट से आप जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी है ये सिर्फ उसका एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अगला जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। और क्लाइमेट का तो आप जानते ही हैं, आप बचपन से न्यूज़ देखते हुए आए होंगे। न्यूज़ के लास्ट में जो है वो मौसम की खबर आती थी, उसके अंदर आपको 3 दिन पहले ही बता देते थे कि 3 दिन बाद जो है वो बारिश होने की संभावना है। उन्हें कैसे पता चला सर, ठीक है। तो उन्हें पता किससे लगा, सैटेलाइट से पता लगता है। तो वो पता लगा लेते हैं कि अभी इस टाइम पर टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो इसके बेस पर वहां पर रेनफॉल हो सकती है या नहीं हो सकती, किस जगह पर साइक्लोन आएगा, किस जगह पर तूफान आ सकता है, ठीक है। सोलर रेडिएशन कितनी हो रही है, या विंड की स्पीड जो है वो कितनी है, ठीक है। विंड वेलोसिटी किससे मापेंगे हम, एनीमोमीटर से, ठीक है। और विंड की डायरेक्शन किससे मापते हैं हम, विंड वेन से। तो ये चीज़ें जो है वो सारी सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो हमें पता लग जाती है। उनके मैप्स जो है वो बनते हैं, जिनको हम कैडेस्ट्रल मैप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारी क्रॉप के बारे में तो हमने इतनी सारी बात कर ली कि ये सारी चीज़ें हमने पता कर ली। दूसरा, हमें और क्या चाहिए, वहाँ पर टेक्नोलॉजी चाहिए। किसके लिए, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, तो पहली समझ ले, पहली जो है उसको हम कहते हैं जीपीएस। क्या कहते हैं उसको, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है उसका हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जीपीएस तो आप सभी जानते ही होंगे, आप सभी बहुत समझदार हैं इस मामले में। आप मैप के अंदर जो है वो लाइव लोकेशन भेजते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो वो कैसे चल रही है, वो चल रही है सैटेलाइट से। सैटेलाइट आपकी लोकेशन को क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है कि आप इस समय पर कहाँ हैं, ठीक है। तो वो क्या चल रहा है, जीपीएस ही तो चल रहा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कि इस ग्लोब पर कौन पर्सन कहाँ पर इस टाइम पर प्रेजेंट है। वो चेंज भी होता है तो हमें पता लग जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, जीपीएस करते हैं, ठीक है। तो यही चीज सबसे पहले ध्यान रखनी है, जीपीएस जो है वो क्या करता है, कंटिन्यूअस
पोजीशन इंफॉर्मेशन देता है इन रियल टाइम वाइल इन मोशन। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। जीपीएस का क्या मतलब होता है? जीपीएस का मतलब है सीधा सीधा कि ये किसी भी जगह पर जो हमारी चीजें हैं उन चीजों की सही इंफॉर्मेशन देता है उस पर्टिकुलर टाइम पर, कि वो अभी चल रहा है या नहीं चल रहा, उसकी पोजीशन क्या है, वो सारी कौन बताता है? जीपीएस बताता है। हैविंग प्रिसाइज लोकेशन इंफॉर्मेशन, मतलब लोकेशन जो है वो अच्छे से बता देगा। तो उस जगह पर जब हम बात करते हैं सॉइल, क्रॉप या फिर वहाँ के क्लाइमेट की, उसको हम बहुत आसानी से मैप कर सकते हैं, उसको बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक। अगली बात करें, जीपीएस रिसीवर्स जो है वो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जीपीएस रिसीवर्स। ठीक है, कहाँ पर लगे होते हैं? सैटेलाइट में। तो जीपीएस रिसीवर्स जो हैं वो क्या करते हैं? फील्ड के अंदर हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट किसी चीज को तो ट्रैक करेगा, जैसे मोबाइल के अंदर लाइव लोकेशन हमने ऑन करी, तो इसी तरह जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, किसका? ड्रोन का। किसका दिया हुआ है? ड्रोन का। आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ड्रोन जो है वो क्रॉप में छिड़काव कर रहा है। अब जैसे ये छिड़काव कर रहा है तो इसके अंदर जो है वो मॉनिटरिंग डिवाइस लगा हुआ है, जिससे जीपीएस इसकी पोजीशन को चेक करता है कि ये किस समय पर कहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, खेत के इस साइड में ज्यादा हरापन है तो वहां नाइट्रोजन कम देगा, और दूसरी साइड अगर पीलापन है तो वहां नाइट्रोजन का ज्यादा छिड़काव होगा। यही तो हमारा टेक्नोलॉजी है और यही तो हमारी प्रिसीजन एग्रीकल्चर है कि जहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां ज्यादा दो, जहां पर कम रिक्वायरमेंट है वहां पर कम दिया जाए और मैक्सिमम यूज किया जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? फील्ड में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर उसको माउंट करते हैं, मतलब कोई एक जीपीएस रिसीविंग डिवाइस जो है वो रखा हुआ होता है, जिसको ट्रैक कौन करता है? सैटेलाइट करता है। ठीक है, आपने पुरानी भी क्या, नई मूवीज में भी आपने देखा होगा कि जो बहुत शातिर चोर होता है, जिसके पास डिजिटल फोन होता है, उसको पकड़ने के लिए जब पुलिस उसके पीछे लग जाती है तो वो सबसे पहले क्या करता है? अपना फोन बदल लेता है। क्या करता है? फोन बदल लेता है, क्योंकि फोन उसका सैटेलाइट से ट्रैक हो रहा है। ठीक है, तो फोन बंद करना यूज कर लेते हैं या फिर फोन चेंज कर लेते हैं। तो यही चीज यहां पर हमें ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो जीपीएस रिसीवर उस इंस्ट्रूमेंट में लगा होगा, तो जीपीएस उसकी लाइव लोकेशन पता करेगा कि इस समय पर वो कहाँ है। वहां की इमेज के हिसाब से अगर वहां इरिगेशन की जरूरत है तो इरिगेशन होना चाहिए, अगर न्यूट्रिएंट देना है तो न्यूट्रिएंट दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है हमें इसके हिसाब से याद रखनी है। ठीक है, allow users to return to specific locations to sample or treat those areas। ठीक है, इसकी वजह से उन एरियाज में ट्रीटमेंट देना बहुत ही सरल, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज हमने देखी है। वैश्विक स्थिति धारण तंत्र जो है इसको हमने क्या कहा? जीपीएस का। हिंदी में याद मत रखना, इंग्लिश में याद रख लेना। जीपीएस का मतलब क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, पूरे ग्लोब पर किसी की भी पोजीशन बताने का एक सिस्टम है, उसको कहेंगे जीपीएस। ठीक है, हम कहेंगे इस कृषि के अंदर जो है वो जीपीएस जो है इसका मेन कंपोनेंट है। कौन है? जीपीएस। ठीक है, तो प्रिसीजन फार्मिंग का मेन कंपोनेंट कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि मेन कंपोनेंट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग कौन है? तो हमें याद रखना है जीपीएस है। कौन है? जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगर जीपीएस से लैस जो उपकरण है उनको हम कृषि की गतिविधियों में उपयोग करते हैं तो जीपीएस क्या करता है? उसकी जो इमेज है उसके आधार पर सारी चीजें जो है वो बता देता है कि किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, क्या देना है फसल में और क्या नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, दूसरा जो हमें यहाँ पर चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? डीजीपीएस। क्या कहते हैं उसको? डीजीपीएस। जीपीएस तो समझ में आ गया, सिंपल सा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। किसी एक वस्तु की या किसी एक पर्सन की या किसी एक इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन पता करके आसपास की जो जगह है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, उसको हमने क्या कहा? जीपीएस। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके अंदर किसकी? डीजीपीएस की। किसकी बात करेंगे? डीजीपीएस की। उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल जीपीएस, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा जीपीएस है
उसके अंदर कई बार होता है, जैसे आप मैप के अंदर देखते होंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि आप ये चीज नहीं जानते, आप जानते हैं और शायद मुझसे बेहतर जानते हैं, बस ये कि इसके बारे में पता नहीं कि हम एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, आप कई बार जैसे लोकेशन ढूंढते हैं किसी जगह की, कि अपने दोस्त का घर ढूंढ रहे हैं, उसने कहा कि ये लोकेशन में भेज रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, आप वहाँ पर पहुँच भी गए, और वहाँ पर जैसे ही उस लाल गोले के वहाँ पर पहुँचते हैं, वो बता देता है कि यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। ठीक है, पहुँच भी गए, लेकिन फिर ढूंढते हैं, अरे घर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, यहाँ पर तो दूसरे घर हैं, यहाँ पर तो वो जगह है ही नहीं, दोस्त कह रहा है कि मैं यहीं पर हूँ और हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, तो वो क्या है, एरर है। क्या है वो, एरर। और ये एरर जो है वो हर जीपीएस में लिखी होती है कि लेस ऑलमोस्ट 30 मीटर या 100 मीटर जो है वो उसके एक एरिया होता है जिसमें एरर का चांस होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, ये तो चलो फिर भी मान लिया, हमारा दोस्त हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पास कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा कि तुम यहाँ घूम रहे हो, मैं यहाँ पर आ गया, अरे घर तो पिछली गली में था, तुम इस गली में आ गए, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात आ जाती है, उस समय पर अपने लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ठीक है, हमें खेत के एक कोने के अंदर जो है वहां पर हमें इरिगेशन जो है वो कम करना था। मान लिया कि यहाँ पर इरिगेशन जो है वो कम करना था, और उसके अंदर एरर आ गया जीपीएस में, उसने हमें 30 मीटर दूर भेज दिया। ठीक है, 30 मीटर जैसे ही दूर आए तो कौन सा आ गया, ये वाला कोना आ गया, और वो हमें क्या कहेगा, यहाँ पर इरिगेशन कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात कि जीपीएस के अंदर क्या होते हैं, करेक्शन। ठीक है, अब वापस ये यहाँ पर 30 मीटर और इसने बता दिया है, तो ये भी गलती हो गई, और अगर गलती से 100 मीटर बता दिया तो इस खेत से ही बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या ये अच्छी बात है, क्या नहीं है ना। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम किसको लेकर आए, डीजीपीएस को लेकर आए। किसको लेकर आए, डीजीपीएस को, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इंप्रूव द जीपीएस एक्यूरेसी, मतलब जो सटीकता है किसकी, जीपीएस की, उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है, ताकि वहां पर एरर होने के चांस जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ में आ गई बात। ठीक है, किस तरह से, दैट यूजेस सूडो रेंज एरर्स measured at a known location to improve the measurements made by other GPS receivers within the same general geographical area। क्या मतलब है इसका, कि ये डीजीपीएस जो है वो क्या करता है, एक जीपीएस को ट्रैक नहीं करता, ये अलग अलग जीपीएस डिवाइसेस को ट्रैक करता है। कैसे, मान लिया कि ये जो खेत है, यहाँ पर आसपास और भी दूसरे खेत होंगे या नहीं होंगे, हम कहेंगे सर बिल्कुल होंगे, कोई अकेला खेत थोड़ी होता है कहीं पर कभी भी। ठीक है, तो इन हर खेत के अंदर जो है वो जीपीएस यहाँ पर डिवाइस होगा, तो उसकी वजह से इस खेत की एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट बाउंड्री हमें पता लग जाएगी, वहां पर एरर के चांस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है उसकी हम बात कर लें। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, टेक्निक used to reduce error or increase accuracy of GPS। ठीक है, जीपीएस की जो एरर आ रही थी उस एरर को कम करने के लिए, या जीपीएस की जो एक्यूरेसी है उस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं, तो उस टेक्निक का नाम क्या है, डीजीपीएस। फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान रखना, जीपीएस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और डीजीपीएस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और डीजीपीएस का मतलब क्या आ गया, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, अगली बात करें, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। एक कंपोनेंट और चाहिए, कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब है, कि हमें यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। ज्योग्राफी मतलब किसी भी एक एरिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वहां पर पेड़ पौधे कितने हैं, मिट्टी कैसी है, दूसरी अलग चीजें, आसपास की जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसका सिस्टम जो है उसको हम क्या कहते हैं, जीआईएस कहते हैं। क्या कहते हैं, जीआईएस कहते हैं। ठीक है,
ये करता क्या है उसकी हम बात कर लें, ठीक है। होता जीआईएस कहाँ पर है, ये भी सैटेलाइट के अंदर ही सिस्टम है, ठीक है। किससे कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। सैटेलाइट किससे चल रही है, कंप्यूटर से तो ही चल रही है ना। उसको हम कैसे उड़ा रहे हैं, वहां पर अंतरिक्ष के अंदर कंप्यूटर से ही उड़ा रहे हैं, कंट्रोल उसी से हो रहा है, पता भी कंप्यूटर से ही लग रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, है ना। तो जीआईएस की जब बात आती है तो ग्लोबल या फिर हम कहें ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, जीआईएस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम है। क्या है ये, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब ये एक कंप्यूटरीकृत या फिर एक कंप्यूटर का सिस्टम है जो किससे जुड़ा हुआ है, सैटेलाइट से। ये सैटेलाइट को क्या करता है, ये सैटेलाइट को बताता है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया जो है, ठीक है, बता दिया कि एक फीचर जो एट्रीब्यूट हुआ किसी भी लोकेशन का, मान लिया आपके गांव का, ठीक है, आपके गांव को सैटेलाइट ने देखा और सैटेलाइट क्या करेगा, उसके अंदर आपकी जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो अपने पास अवेलेबल है उसके अंदर आपके उस पूरे के पूरे गांव का क्या करेगा, फोटो लेगा, उसकी एक इमेज बनाएगा, एक मैप बनाएगा, ठीक है। अब पूरे एरिया का एक मैप जो है वो अपने पास तैयार हो गया, तो इसका मतलब अब अपने पास बेस तैयार है कि कहाँ पर जो है वो खेत खाली है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है, कहाँ पर जो है घर बने हुए हैं, कहाँ पर खेती हो रही है, ठीक है, कहाँ पर पानी अवेलेबल है, कितने कुएं हैं, सारी चीज़ें हमें पता लग जाएगी। तो यही तो है जीपीएस जीआईएस, जिसके अंदर क्या है, किसी भी एरिया की ज्योग्राफी का इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता लग जाता है, ठीक है। टू प्रोड्यूस द मैप्स, और ये सब किस में काम आता है, मैप बनाने में काम आता है, वहां पर इमेज बनाने में काम आता है, ताकि हम उसका यूज कर सके, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एग्रीकल्चर जीआईएस इज टू स्टोर लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज यील्ड्स, सॉइल सर्वे, मैप्स, रिमोटली सेंस्ड डेटा, क्रॉप स्काउटिंग रिपोर्ट्स एंड न्यूट्रिएंट लेवल्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है वो जरा सुन लो। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सिस्टम है, इसका मतलब मेमोरी भी होगी, है ना मेमोरी तो इसकी। तो हम क्या करेंगे, जब तक का चाहे तब तक का डेटा स्टोर कर लेंगे कि साल 2024 में कितनी यील्ड हुई थी, तो पूछेंगे इस बार तो लग रहा है कि कम हुई है, इस बार तो 15 क्विंटल ही एवरेज यील्ड आई है, तो हम देखेंगे आज से 10 साल पहले का कि अरे पहले जो है वो पहले 10 क्विंटल पर हेक्टेयर थी, अब धीरे धीरे क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। तो ये लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब हर साल की इंफॉर्मेशन अलग अलग कर देता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर रखता है, कौन, जीआईएस, कौन करता है, जीआईएस, ठीक है। हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो है वो यही कहता है कि मेन फंक्शन ऑफ जीआईएस, एग्रीकल्चरल जीआईएस का मेन फंक्शन क्या होता है, तो हम कहेंगे मेन फंक्शन क्या है, टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको डिफरेंट लेयर्स के अंदर स्टोर करने का मेन जो वर्क है वो कौन करता है, हमारा जीआईएस करता है, ठीक है। जीआईएस जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो सैटेलाइट है इसके अंदर हम उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रखते हैं कि उस एरिया में जो है वो ज्योग्राफिक या डेमोग्राफिक चीज़ें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें चाहिए होगा इसके अंदर उसकी बात कर लें, इसे हम क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग, क्या कहेंगे, रिमोट सेंसिंग, जिसको हम सुदूर संवेदन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन का मतलब किससे, दूर से संवेदना का, किससे मतलब है, दूर से संवेदना। संवेदना का मतलब क्या होता है, टच करना, क्या मतलब है, टच करना, ठीक है। हम कहते हैं ना ये बहुत संवेदनशील है, इसका मतलब इसे हाथ लगाया तो ये बिखर जाएगा, तो उसे क्या कहा, संवेदनशील, ठीक है। लेकिन कैसी संवेदनशीलता है, सुदूर है। सुदूर का मतलब क्या है, दूर से, मतलब हम किसी को दूर से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो इसका मतलब समझ ले, हम सैटेलाइट से क्या कर रहे हैं, जमीन की फोटो खींच रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट से जमीन की फोटो खींच रहे हैं, कैसे, तो हम कहेंगे रेडिएशन के थ्रू, किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जमीन को जो है वो टच करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा सुन लो, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो सैटेलाइट है, किसकी बात करेंगे, सैटेलाइट की, तो ये जो सैटेलाइट प्रेजेंट है इसके अंदर जो है
रेडिएशन एमिटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? रेडिएशन एमिटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो अपने पास किरणें हैं उन किरणों का क्या करना है? उत्पादन करना है। क्या करना है? उत्पादन। ठीक है, तो मतलब एक लाइट का सोर्स है। सिंपल यहां पर समझ लो, रेडिएशन एमिटर का मतलब क्या है? लाइट सोर्स। क्या मतलब है? लाइट सोर्स। जैसे कोई बल्ब, ठीक है, कोई बल्ब जो है वो इसके अंदर लगा है। अब उस बल्ब को हमने खासकर डिजाइन किस लिए किया? उससे इंफ्रारेड रेडिएशंस बनाने के लिए। किसके लिए किया? ध्यान से सुनना इस चीज को। ठीक है, ये जो हमारा लाइट सोर्स है इससे हमें क्या मिलती है? इंफ्रारेड रेडिएशंस। क्या मिलती है? इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो हमें मिलती है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है इनकी खास बात क्या है कि इनसे हीटिंग होती है। क्या होती है? इनसे हीटिंग। और इनको वापस जब कैप्चर करते हैं तो उस टाइम पर इनकी वेवलेंथ इतनी नहीं बढ़ती है। ठीक है, अगर आप यूवी रेज को जमीन पर से टकराएंगे तो वापस जाते समय यूवी रेज की वेवलेंथ बदल जाती है। इस वजह से उसका कोई काम नहीं रहता, वो रिसीव करने में काफी देर लग जाएगी और हमारा जो डेटा मिलेगा वो गलत मिलेगा। ठीक है, जबकि इंफ्रारेड रेडिएशंस की वेवलेंथ पहले ही ज्यादा होती है, रिसीव करते हैं तो वापस लगभग उतनी ही वेवलेंथ के अंदर हमें रिसीव हो जाती है। ठीक है, तो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस कहाँ से निकली? हमारी सैटेलाइट से, एमिट करने वाले हमारे लाइट सोर्स से। और कहां पर टकराती है? ये अर्थ की सरफेस पर। कहां पर टकराती है? अर्थ की सरफेस जो है उसके ऊपर टकराती है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर क्या बिल्कुल प्लेन है? नहीं है सर, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां, कहीं झरने, कहीं पेड़ और कहीं फूल और कहीं आप, है ना? तो ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट है। क्या इनसे जितनी भी किरणें टकराएगी वो बराबर होगी क्या? आप कहेंगे नहीं सर, अलग अलग होगी। पहाड़ से टकराएगी तो ज्यादा रेडिएशन चाहिए, है ना? लेकिन अगर किसी तालाब से टकराएगी तो ज्यादा रेडिएशन वापस नहीं जाएगी। सही बात है। स्नो से अगर रेडिएशन टकराएगी तो वापस चली जाएगी क्योंकि एल्बिडो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर किसी काले पत्थर से टकराएगी तो रेडिएशन वापस नहीं जाएगी। ठीक है, इसके बेस पर क्या होता है कि हमारी जो सैटेलाइट है ये अर्थ की सरफेस से जो टकराई हुई हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, ठीक है, इनको वापस क्या होता है? हमारी जो रिसीवर है, कौन सा रिसीवर? हमारा रेडिएशन रिसीवर। वो रेडिएशन रिसीवर क्या करता है? वापस सैटेलाइट को ये चीज बता देता है कि इतनी रेडिएशन वापस आई है। और इसके बेस पर हमारी जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट क्या करती है? एक मैप तैयार करती है, एक इमेज तैयार कर लेती है। क्या तैयार कर लेती है? एक मैप या इमेज जो है उस जगह की तैयार कर लेती है। इसका मतलब हमने सैटेलाइट से बैठे बैठे जमीन को छू लिया। कैसे? रेडिएशन की मदद से। और उसकी हमने एक जो है वो इमेज या फिर एक मैप जो है वो हमने बना लिया है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको यहां पर देख लेते हैं क्या चीज है। इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हमने सैटेलाइट से इतनी दूर से सारा का सारा डेटा कलेक्ट कहाँ का किया? जमीन का। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अ डिस्टेंस। डेटा सेंसर्स कैन सिंपली हैंड डिवाइसेज माउंटेड ऑन एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट बेस। ठीक है, मेनली जो है वो कैसे होते हैं? सैटेलाइट बेस्ड होते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं इसके लिए वो कहाँ रखते हैं? सैटेलाइट पर, या हो सकता है एयरक्राफ्ट पर भी रख ले, बस वो हाइट पर होना चाहिए। रिमोटली सेंस डेटा प्रोवाइड्स अ टूल फॉर इवेल्युएशन ऑफ क्रॉप हेल्थ। इसके काम वैसे बहुत सारे हैं। ठीक है, हम ये पता लगा सकते हैं उससे कि हमारे किस जगह तूफान आने वाला है, रिमोट सेंसिंग से पता लग जाता है। हमें ये भी पता लग जाता है कि किस जगह पर कौन सी क्रॉप है, सारी चीजें पता लगती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके अंदर मेन इसके रीजन की, तो हम क्या करते हैं? हमारी जो क्रॉप है उस क्रॉप की हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हैं कि किस जगह किसी डिजीज का या इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन ज्यादा है और किस जगह जो है वो कम है। ठीक है, फिर बात करें कि अगर सैटेलाइट से एक बार फोटो लिया तो क्या एक हफ्ते बाद नहीं ले सकते? क्या हम कहेंगे सर ले सकते हैं, जब चाहे तब फोटो लीजिए ना आप।
ठीक है। तो बिल्कुल हम जब चाहें तब वहाँ से रेडिएशन एमिट करके और उसकी जो है वो नया मैप बना सकते हैं, जिससे हमें डे टू डे मतलब हर रोज के होने वाले बदलाव के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। तो हर रोज का जो बदलाव हो रहा है वो भी हमें किससे पता लगता है, रिमोट सेंसिंग से पता लग जाता है, ठीक है। हिंदी में हम बात करें तो सुदूर संवेदन जो है वो किसी उपग्रह मतलब सैटेलाइट या विमान आधारित सुदूर सेंसर जो होता है अपना, उस सेंसर के थ्रू किया जाने वाला एक काम होता है, जिससे हम क्या करते हैं, रेडिएशन देकर और वहां से जुड़े हुए जितने भी इंफॉर्मेशन है वहां के आंकड़े जो हैं उन्हें एकत्रित किया जाता है, और इसकी वजह से हम फसलों में होने वाले बदलाव को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमारी सॉइल के अंदर होने वाले बदलाव को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जिससे किसानों के लिए जो कीट और रोग जो है उनको नियंत्रित करने के अलावा जो वहाँ की मिट्टी है उसकी नमी, इन सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं। किससे पता लगा सकते हैं, हमारे रिमोट सेंसिंग से। रिमोट सेंसिंग का सिंपल सा मीनिंग जो है वो हमें क्या ध्यान रखना है, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है, कि एक डिस्टेंस से हमें क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। समझ में आ गई। इसको क्या कहा हमने, रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस जो है वो पूरा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सबसे पहले सैटेलाइट आएगी, सैटेलाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेडिएशन एमिटर, मतलब कोई लाइट का सोर्स जो जमीन पर क्या करेगा, लाइट या फिर रेडिएशन जो है वो भेजेगा। कौन सी रेडिएशन यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है कि रिमोट सेंसिंग में कौन सी रेडिएशंस का यूज होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर इंफ्रारेड रेडिएशन ऑप्शन में नहीं हो तो हमें किसको टिक करना है, FIR को टिक करना है। किसको टिक करना है, FIR। FIR का मतलब क्या है, फार इंफ्रारेड। क्या मतलब है इसका, फार इंफ्रारेड, ठीक है। FIR का मतलब यहाँ पर क्या है, फार इंफ्रारेड रेडिएशन, या तो इंफ्रारेड या फिर कौन सी होगी, फार इंफ्रारेड रेडिएशंस, इनका यूज करना है, ओके। और फिर वो अर्थ की सरफेस पर जाएगी, टकरा कर वापस जब जाएगी तो रिसीवर रिसीव कर लेगा और उसकी एक पिक्चर या एक फोटो जो है वो बना लेगा, जिससे हमें वहाँ के अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगता है, ठीक है। एक हमें ध्यान रखनी है कौन सी, वेरिएबल रेट एप्लीकेटर। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके अंदर, प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर। कौन सा, वेरिएबल रेट एप्लीकेटर। इसका क्या मतलब है, ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं रोबोट है। क्या है ये, रोबोट है, ठीक है। किस तरह से रोबोट है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको हम कमांड देंगे, हमारा कंप्यूटर कमांड देगा, हमारी सैटेलाइट कमांड देगी कि इस जगह पर इतना छिड़काव करना है, इस जगह पर इतना करना है, ठीक है। अब मान लिया जैसे ये खेत है, इस खेत के अंदर हम जो है वो यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। किसका, यूरिया का। किस फॉर्म में, नैनो यूरिया की फॉर्म में, ठीक है। किससे छिड़काव होगा, ड्रोन से। किससे छिड़काव होगा, ड्रोन से छिड़काव हो रहा था, ठीक है। अब छिड़काव करते समय हमें ये चीज पता लगी कि हमारा जो खेत है उसके अंदर पहली जो क्यारी है, उस क्यारी को हमने 10 तारीख को लगाया, दूसरी को 20 तारीख को, तीसरी को 30 तारीख को, और चौथी को जो है वो भी कब लगा दिया हमने, मान लिया अगले महीने की 5 तारीख को लगाया, ठीक है। 40 मत कर देना, एक महीने में 30 दिन या 31 दिन ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, तुम जोश जोश में 40 पहुंचा दो, ठीक है। तो अगले महीने की 5 तारीख को लगाया, ठीक है। अब इस क्रॉप को जब हमने एक महीने बाद देखा तो सबसे ज्यादा क्लोरोफिल किसके अंदर होगा, तो आप कहेंगे सर जो सबसे बड़ी फसल है उसी के अंदर तो होगा क्लोरोफिल सबसे ज्यादा, और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इस पूरी क्रॉप के अंदर हमें क्या करना है, छिड़काव करना है। कैसे करोगे, हम कहेंगे सर पहले इस वाली के अंदर हमें क्या करना है, छिड़काव करेंगे, फिर यूरिया की डोज कम कर लेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर कम करेंगे, फिर इसमें, यही तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मान लिया कि आपको पता ही नहीं है कि सोइंग कब करी थी, अब बताओ अब कैसे यूरिया का छिड़काव होगा। तो हम यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट का, एक रोबोट का सीधा सीधा यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रेट एप्लीकेटर, ठीक है। वेरिएबल रेट एप्लीकेटर मतलब अलग अलग जगह पर
अलग अलग जो है वो एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, वहां पर अप्लाई करना, ठीक है। जैसे अब अपने यहाँ पर ड्रोन का यूज किया, तो ड्रोन क्या कर रहा है, सारी चीजें जो है वो सेंस कर रहा है, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है ड्रोन, ठीक है। सैटेलाइट जो है वो पता लगा रही है कि इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो इतना है, ठीक है, इसमें हरापन इतना है। 4 जगह की अलग अलग बात करी तो चारों में अलग अलग हरापन होगा, है ना। तो उस हरेपन के आधार पर सैटेलाइट जो है उसकी इमेज ले लेगी, और जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कैलकुलेट करके बता देगा कि यूरिया की इतनी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, और वो डायरेक्ट कमांड किसको देगा, ड्रोन को। तो ड्रोन जहां पर ज्यादा छिड़काव करना है वहां ज्यादा करेगा, और धीरे धीरे जो है वो इधर की तरफ कम करता हुआ चलेगा, हमें वहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इट इज हम कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही अच्छी चीज जो है वो अपने लिए हो जाती है। पहला तो क्या है, कंट्रोल कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर जो होना चाहिए जिसके पास कंट्रोल है कि कितना एप्लीकेशन करना है। दूसरा लोकेटर, लोकेटर का मतलब जगह के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर इतना अप्लाई करना है, तो वो लोकेटर कौन है, जीपीएस है। कौन है, जीपीएस, ठीक है। तीसरा जो है वो कौन सा हमें यूज करना है, एक्टुएटर। क्या यूज करना है, एक्टुएटर। एक्टुएटर का मतलब क्या होता है, एक्ट करने वाला। एक्ट करने वाला का मतलब क्या है, अप्लाई करने वाला। क्या अप्लाई करने वाला, जो भी चीज हम वहां पर यूज कर रहे हैं उसे अप्लाई करने वाली जो मशीन है वो होनी चाहिए। एक तो कंप्यूटर कमांड देगा, जगह के बारे में कौन बताएगा, लोकेटर, और कितना करना है वो बताएगा कौन, एक्यूटेटर, ठीक है। चलिए बस ये इतनी सी जो है वो हमें पता होनी चाहिए। हिंदी में आप देखना चाहे देख सकते हैं कि जो भी मशीनें हैं उनका वर्णन करती है कौन, वेरिएबल रेट एप्लीकेटर, और ये स्वचालित रूप से एक स्थान पर रहकर या फिर अलग अलग जगह पर जाकर उसके हिसाब से मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस जो है वो स्टार्ट करती हैं। इस तकनीक में पौधों की वृद्धि या मिट्टी के पोषक तत्वों और प्रकार में विविधताओं के अनुसार मशीन पर प्राचल पैरामीटर जैसे बीज कितना डालना है, उर्वरक कितना यूज करना है, कीटनाशक, सिंचाई आदि जो है वो कितनी यूज करनी है वो अपने आप ही कंप्यूटर सिस्टम बता देता है। इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रेट एप्लीकेटर कहते हैं। क्या कहेंगे, वेरिएबल रेट एप्लीकेटर कहेंगे। नेक्स्ट बात करें, कंबाइन हार्वेस्टर्स विद यील्ड मॉनिटर्स। किसकी बात कर रहे हैं, कंबाइन हार्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपने देखे हुए हैं, लेकिन उसको जब हम अपने सैटेलाइट से जोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, यील्ड को मॉनिटर करता है। किसको मॉनिटर करेगा, यील्ड को, ठीक है। जो हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जिसमें हमने अलग अलग लेयर्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करी है वो जीपीएस, जीआईएस, और हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग की। किसकी बात करेंगे, रिमोट सेंसिंग की। ये सारी चीजें मिलकर क्या करती है, हमें वहां पर यील्ड के बारे में बताती है कि यहाँ पर कितनी उपज हुई है, पिछले साल कितनी हुई थी, उससे पिछले साल कितनी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कंबाइन हार्वेस्टर्स जो है वो यील्ड मॉनिटर्स के साथ हमें मेजर वहां पर यूज करने होते हैं, which record the flow of grain in the clean grain elevator of a combine। ठीक है, वो क्या करते हैं, जिस पट्टी से अनाज जो है वो हार्वेस्टर के उस स्टोरेज में गिर रहा है उस जगह को एनालाइज करते हैं कि कितना अनाज जो है फ्लो हो रहा है, कितना अनाज जा रहा है, उसके बेस पे बताता है कि यील्ड कितनी हुई है, ठीक है। व्हेन लिंक्ड विद द जीपीएस रिसीवर, यील्ड मॉनिटर्स कैन प्रोवाइड डेटा नेसेसरी फॉर द यील्ड मैप्स। ठीक है, तो हर साल का डेटा अपने पास है तो हम यील्ड मैप बना सकते हैं कि पिछले साल कितना था, 10 साल पहले कितना था। ये सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पर पता लग जाती है। ये किससे पता लगेगी, यील्ड मॉनिटर से पता लगेगी, ठीक है। कंबाइन हार्वेस्टर तो अपनी सिंपल मशीन है, आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि आप मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे जो आपकी प्रिसीजन फार्मिंग है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं उसके, ठीक है। द अडॉप्शन ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर रिक्वायर्स द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स एंड पर्टेन इंफॉर्मेशन डेटाबेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है उसके अंदर दो चीजें अपने पास होनी चाहिए। एक तो मैनेजमेंट स्किल्स कि मैनेजमेंट कैसे करना है, ओके, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी हमें होनी चाहिए कि किस तरह से हमें जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग के डेटा को पढ़ना है, तभी तो पता लगेगा कि ये ज्यादा है और ये कम है। अगर हमें पढ़ना ही नहीं आएगा तो पता कैसे लगेगा, ठीक है। और दूसरा परसिस्टेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस, इसका मतलब क्या है
कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें टाइम टू टाइम जो है वो कलेक्ट करनी होती है, इस तरह से हमें मेजर करना है। अ फार्मर मस्ट हैव क्लियर आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक द डिसीजंस। मतलब आपको अपने तक इस चीज को सीमित नहीं रखना है, आपको कहाँ तक पहुंचाना है, किसानों तक। आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आपके पास एप्पल का आईफोन है, तो आपको क्या केवल अपने तक रखना है क्या? नहीं, हमें इन चीजों को कहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा, फार्मर्स तक, ताकि वो इसका अच्छा उपयोग कर सके, उसे वो एप्लीकेशंस मिल सके जिससे वो क्या कर सकता है, अपने यील्ड मॉनिटरिंग कर सकता है, अपने एरिया को देख सकता है मैप पर और पता लगा सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन मैनेजमेंट लेगा। इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रिक्वायर्स मेनी मोर देन जस्ट कीपिंग एनालिसिस टूल्स। ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होगा इंफॉर्मेशन का, उसका मतलब केवल मशीनें इकट्ठा करना नहीं है, केवल डेटा इकट्ठा करना नहीं है, उसका मतलब है उस डेटा को इकट्ठा करके फिर उसका क्या करना है, इफेक्टिव यूज करना है। ठीक है, इट रिक्वायर्स एन एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन जो है उसके लिए और एजुकेशन के लिए क्या देता है, ये एक एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड देता है। एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक बिजनेसमैन का तरीका। तो प्रिसीजन फार्मिंग जब इतने सारे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी जो कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं टेक्निक्स यूज हो रही है, तो ये क्या बढ़ा रही है धीरे धीरे, तो हम कह सकते हैं फार्मिंग में फार्मर्स का जो शेयर है, मतलब फार्मिंग की जो नॉलेज है उसको बढ़ा रही है। वहां पर फार्मिंग किस तरह से करनी है, उसको किस तरह से एक बिजनेस आइडिया, एक बिजनेस मॉड्यूल देना है, उस तरफ जो है ये हमें लेकर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें DSS या फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये क्या चीज होती है इसकी बात कर लें। तो DSS जो है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इनटू कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑपरेशनल सिस्टम विच गिव द फार्मर अ डिसीजन टू ट्रीट द फील्ड। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमारा जो फार्मर्स है, हमारे जो किसान है, उनको डिसीजन लेने में सपोर्ट करने वाला सिस्टम, नाम भी तो यही है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। ठीक है, तो जो भी किसान है उसको मदद करेगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ओके, तो हम बात करेंगे DSS जो है, इट कैन बी डेवलप्ड यूटिलाइजिंग GIS, एग्रोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो आजकल जिस तरह से अपने पास एप्लीकेशंस जो है वो बन चुकी है कि आप फोन के अंदर तो फोटो खींचिएगी, अरे वाह कितनी अच्छी पत्ती है, और उस पत्ती को फिर क्या करते हैं, हम फोटो खींच के उसको एप्लीकेशन में अपलोड कर देते हैं और 10 सेकंड बाद जो है वो वहां से रिप्लाई आ जाता है, इस पत्ती के अंदर ये कमी है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, तो हम किसका यूज कर रहे हैं वहां पर, हम GIS का और एग्रोनॉमिक या एनवायरमेंटल सॉफ्टवेयर्स जो हैं, उन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके हम इन चीजों को वहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या करती है, डिसीजन बनाने में या डिसीजन लेने में जो है वो किसानों की हेल्प करती है। ठीक है, उसको याद नहीं रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस पता होना चाहिए कि DSS जो है वो इसका एक पार्ट होता है। आइडेंटिफाइंग प्रिसीजन एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइडर। अब बात करें इसको देगा कौन, हमने कह तो दिया कि सैटेलाइट है अपने पास, हमें क्या चाहिए, एक GPS के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये देगा कौन अब। ठीक है, तो GPS या फिर हम कहें जो भी अपने पास एग्रीकल्चर सर्विस है वो देने वाला कौन होगा, तो हम कहेंगे फार्मर्स जो हैं वो क्या करता है, कस्टम सर्विसेज का यूज करना चाहिए। कस्टम सर्विसेज का मतलब क्या है इसके अंदर, कि जो सर्विसेज पहले से उनके पास अवेलेबल है, जैसे फ़ोन अवेलेबल है तो फ़ोन का यूज़ करें। ठीक है, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम कहें कि उसके अंदर दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट कोई GPS ट्रैकर है तो उसका यूज़ करें। तो जो अवेलेबल अपने पास यहाँ पर चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है। और जब आप परचेज करेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को और उनको सीखेंगे तो उसके बाद जाकर हमारी फार्मिंग जो है, प्रिसीजन फार्मिंग जो है वो जाकर सक्सेसफुल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर स्टेप्स इन प्रिसीजन फार्मिंग, हमें किस तरह से प्रिसीजन फार्मिंग को यूज करना है, किस तरह से किया जाता है। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स जो है वो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब हमें पहले पता तो होना चाहिए कि हमारे आसपास के पूरे एरिया में वहां पर वेरिएबिलिटी है या नहीं है।
वेरिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस। क्या हो गया, डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे खेत में और पड़ोसी के खेत में कोई डिफरेंस है या नहीं है, वहां पर न्यूट्रिएंट जो है वो अलग चाहिए या नहीं चाहिए। उसने 5 दिन पहले सिंचाई करी थी, तो क्या मुझे आज से 2 दिन बाद सिंचाई कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये वेरिएबिलिटी है। इस वेरिएबिलिटी का डेटा हमें सबसे पहले क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसे समझना है कि हाँ वेरिएबिलिटी है, वहां पर कोई वहां पर चेंजेस या फिर वहां पर डिफरेंस प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, ग्रिड सॉइल सैंपलिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉइल की सैंपलिंग करेंगे। क्या करेंगे, सॉइल की सैंपलिंग। तो सॉइल की सैंपलिंग से हमें उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस और उसके अंदर एक तो क्या पता लगेगा, न्यूट्रिएंट स्टेटस पता लगेगा, और दूसरा क्या पता पड़ेगा, इसमें किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है या नहीं है। ठीक है, ये चीज जो है वो हम यहां से पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके अंदर सॉइल सैंपल्स। अब ये यहाँ पर ग्रिड सॉइल सैंपलिंग का मतलब क्या है वो समझ लो। ग्रिड लाइंस आपको पता होगी, वैसे तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये जो है कोई भी एक चौकोर एरिया बना दिया, इसके अंदर हम इस पूरे एरिया को चौकोर के अंदर डिवाइड कर देते हैं, उसको कहते हैं ग्रिड लाइंस। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस। पहले जब हम सैंपलिंग कर रहे थे उस टाइम पर क्या किया हमने कि अगर ये पूरा खेत इस तरह से बना हुआ है तो इस खेत के अंदर एक बार सैंपलिंग यहाँ से, एक बार यहाँ से, इस तरह से अलग अलग हम सैंपलिंग कर रहे थे। लेकिन ग्रिड सैंपलिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो हमारे एरियाज है कि यहाँ से सैंपलिंग करेंगे, यहाँ से सैंपलिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे। इस तरह से क्या होगा, अलग अलग जो ग्रिड्स हैं उनसे हर एक सीजन में अलग अलग टाइम पर जो है वो सैंपलिंग की जाती है और रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस ग्रिड से हमने सैंपल लिया है। ठीक है, वो एरिया हम मैप के अंदर देखकर आराम से पता लगा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल सॉइल सैंपलिंग जो थी, पुरानी जो सॉइल सैंपलिंग टेक्निक थी, उससे ये काफी अच्छी हो जाती है। सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड इन systematic grid also have location information that allows data to be mapped। ठीक है, और ये तो हमें पता ही है कि इससे लोकेशन पता लग जाएगी, तो वहां पर डेफिशिएंसी है या डेफिशिएंसी नहीं है, न्यूट्रिएंट चाहिए या नहीं चाहिए, इरिगेशन देना है या नहीं देना, वहां पर वीड्स कम है या ज्यादा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाएगी। तो हमें उस डिफरेंस को क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसको असेस करना है। द गोल ऑफ ग्रिड सॉइल सैंपलिंग इज टू जनरेट अ मैप ऑफ न्यूट्रिएंट वाटर रिक्वायरमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज एप्लीकेशन मैप। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, एप्लीकेशन मैप कहेंगे। ठीक है, ये जो है यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल रेट एप्लीकेटर जो होता है ना, उसके लिए क्या चीज चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन मैप चाहिए होता है। ठीक है, वो एप्लीकेशन मैप जो है वो कौन बनाता है, तो हम कहेंगे हमारा ग्रिड सॉइल सैंपल बनाता है। ठीक है, कौन सी टेक्निक से एप्लीकेशन मैप बनाए जाते हैं, ग्रिड सॉइल सैंपलिंग टेक्निक से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्रॉप स्काउटिंग। किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉप की स्काउटिंग करनी है। स्काउटिंग का मतलब क्या है, ऑब्जर्व करना, देखना कि क्रॉप कैसी है। ठीक है, हमने न्यूट्रिएंट के बारे में सॉइल सैंपलिंग से देख लिया, पानी का स्टेटस क्या है, इरिगेशन क्या है, वो हमने सॉइल सैंपलिंग से पता लगा लिया। लेकिन अब जो क्रॉप आप लगा रहे हैं उस क्रॉप को जो है वो आपको क्या करना है, रेगुलर देखना पड़ेगा कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है। उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप स्काउटिंग, या हम कहें एक तरह से क्रॉप का क्या करना है, निरीक्षण करना है, मतलब उसका इंस्पेक्शन करना है। क्या करना है, इंस्पेक्शन। ठीक है, इन सीजन ऑब्जर्वेशंस ऑफ द क्रॉप कंडीशंस लाइक वीड पैचेस, की वीड्स उसके अंदर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इंसेक्ट और फंगल इन्फेक्शन जो है वो उसके अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर हमारी क्रॉप के जो टिश्यूज हैं वो टिश्यूज जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट स्टेटस कैसा है, ये सारी चीजें जो है वो हमें वहां पर रेगुलर देखनी पड़ेगी। ठीक है, वीड्स के अंदर 2 चीजें दी हुई है, वीड्स की स्पीशीज और इंटेंसिटी। मतलब वीड्स है तो सही, लेकिन वीड्स में कौन कौन सी स्पीशीज के वीड्स हैं, ठीक है, मतलब कितने तरह के वीड्स हैं, और दूसरा है इंटेंसिटी, मतलब कितने ज्यादा वीड की इन्फेस्टेशन है, ज्यादा है वीड्स एक जगह पर या कम है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। सेकंड हमारा ये स्टेप था। थर्ड स्टेप की बात करें, यूज ऑफ प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज फॉर असेसिंग वेरिएबिलिटी। ठीक है, यूज ऑफ प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज फॉर असेसिंग वेरिएबिलिटी। ओके,
इसका क्या मतलब हुआ, फास्टर एंड इन रियल टाइम असेसमेंट, मतलब हमें क्या करना है, प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज के लिए वहां पर इन टाइम जो है हमें असेसमेंट करना है, रियल टाइम असेसमेंट करना है, किसका, वेरिएबिलिटी का, ठीक है। किसके थ्रू होगा, एडवांस टूल्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर या टेक्नोलॉजी जो अपने पास है उसकी वजह से हमें वेरिएबिलिटी को देखना भी है, हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इस वेरिएबिलिटी को हमें सैटेलाइट के थ्रू अपनी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स है, जीआईएस हुआ, जीपीएस हुआ, अपना रिमोट सेंसिंग हुआ, इन सब चीज़ों से भी एक बार असेस करना है, ठीक है। फिर बात करें मैनेजमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, अब हमें उस वेरिएबिलिटी को क्या करना है, मैनेज करना है। वेरिएबिलिटी हमने पढ़ तो ली, समझ तो ली कि हाँ ये डिफरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, क्रॉप को हमने देख भी लिया, स्काउटिंग भी कर दी, लेकिन अब क्या करें, जब ये सब हो गया तो अब क्या करें, वेरिएबिलिटी जो है उसको हमें मैनेज करना है। क्या करना है, मैनेज करना है। कैसे करेंगे, तो करेंगे वेरिएबल रेट एप्लीकेशन से, जो अभी हमने पढ़ा, वेरिएबल रेट एप्लीकेटर यूज करना पड़ेगा, तो हमें वेरिएबल रेट एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। ग्रिड सॉइल सैंपलिंग जो है उससे हमें पता क्या लग जाएगा कि अपने पास जो लोकेशन है उसके बारे में पता लग जाएगा। किसके बारे में पता लगेगा, लोकेशन के बारे में पता लगेगा। कैसे, जब हम लेबोरेटरी में एनालाइज करते हैं तो हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर अलग अलग ग्रिड्स के अंदर, जैसे हमने यहाँ बात करी थी कि जो ग्रिड हमने यहाँ बनाए, ग्रिड्स का मतलब क्या है कि इस तरह से चौकोर चौकोर जो एरियाज है उसके अंदर हमने डिवाइड कर दिया। मान लो ये ग्रिड भी है, ये ग्रिड भी है, और इस तरह से ये ग्रिड जो है वो अपने पास एनालाइज करने हैं, ठीक है। तो ग्रिड सॉइल सैंपलिंग टेक्निक से इस ग्रिड की सॉइल सैंपल के बारे में पता लग जाएगा, न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, इन सब का पता अलग से लग जाएगा, ठीक है। फिर ये जो डेटा है, इन डेटाओं को हम क्या करते हैं, हर सॉइल सैंपल के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का एनालाइज कर लेंगे, न्यूट्रिएंट का और वाटर का सबका। फिर देन द इनपुट एप्लीकेशन मैप इज प्लॉटेड यूजिंग द एंटायर सेट ऑफ सॉइल सैंपल्स। फिर ये जो सॉइल सैंपलिंग के लिए अपने पास ग्रिड्स बने हुए हैं, इन ग्रिड्स का डेटा जो है वो डेटा हम कंप्यूटर में फीड करेंगे। किसके अंदर, कंप्यूटर में फीड करेंगे, ठीक है। तो हर एक ग्रिड का डेटा कंप्यूटर में जब फीड हो गया तो फिर हम इनपुट एप्लीकेशन मैप तैयार करेंगे कि हमें किस जगह पर कितना एप्लीकेशन करना है, और इसको हम लोड करते हैं किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और एक वेरिएबल इनपुट एप्लीकेटर जो है वो इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको जब हम यूज करते हैं फील्ड के अंदर, तो जिस ग्रिड के अंदर जितना न्यूट्रिएंट चाहिए या जिस ग्रिड के अंदर जितना हर्बिसाइड चाहिए, जितना पेस्टिसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, ठीक है, या जितना वहां पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, वो सारा जो है वो कंप्यूटर के मदद से अपने आप ही जो है वो पूरे खेत के अंदर अप्लाई होने लग जाता है। तो वेरिएबल इनपुट एप्लीकेटर जो है वो वहां पर अपने लिए काम आता है, ठीक है। इतनी सी चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें यील्ड मॉनिटरिंग एंड मैपिंग। अब जब हमने एप्लीकेशन भी कर दी, अलग अलग कर दिया, सब हो गया, अब हमारी क्रॉप बड़ी हो गई, अब हार्वेस्टिंग पर आ गई, तो अब हार्वेस्टिंग जब करेंगे उस टाइम क्या करना पड़ेगा, तो हम करेंगे वहां पर यील्ड की मॉनिटरिंग और उसकी मैपिंग, ठीक है। मैपिंग कैसे होगी, तो वो मैंने आपको बता दिया था, हर साल का अलग अलग डेटा जो हम जीआईएस से लिख रहे थे वो हमें कलेक्ट करना है, कि पिछले 10 सालों का डेटा है अपने पास, 15 साल का डेटा है अपने पास, वो हमें कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यील्ड की मॉनिटरिंग जो है वो इस तरह से होगी कि हम मेजरमेंट्स जो है वो रखते हैं, किस तरह से, जो हमारी सॉइल है, लैंडस्केप है और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाते हैं, एक यील्ड मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यील्ड मैप जो है वो वहां पर तैयार करते हैं कि कितनी यील्ड जो है वो यहाँ पर मिल रही है, और फिर उसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं कि वो यील्ड ज़्यादा थी या कम थी या बराबर थी, और उसको हमने नाम क्या दे दिया, यील्ड मैप नाम दे दिया, ठीक है। यूज्ड प्रॉपरली यील्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट फीडबैक इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट्स ऑफ मैनेज इनपुट्स। और जब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कितनी यील्ड हुई है, तो उसकी वजह से पता लगेगा कि हमने जो इनपुट दिया है उसका क्या असर हुआ है, ठीक है। और अगर वहां पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है तो हम उन इनपुट्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और अगर असर दिख रहा है तो फिर हम उन इनपुट्स को उतना ही रहने देंगे। तो कितना इनपुट देना है, कितना फर्टिलाइजर देना है, ये सारा जो है, कितना हर्बिसाइड देना है, कितना इंसेक्टिसाइड देने की जरूरत पड़ी, ये सारी चीजें किससे पता लगती है, हमें यील्ड मैप से पता लगती है। किससे पता लगती है, यील्ड मैप से, कि उसकी यील्ड क्या आई है,
ठीक है। सिंस द यील्ड मेजरमेंट फ्रॉम ए सिंगल ईयर में बी हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर, यही वो बात है जो अभी मैंने आपसे कही कि एक साल का डेटा नहीं चाहिए, हमें पिछले सालों से कंपेयर करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि डिफरेंस क्या आया है और तभी हम वहां पर यील्ड मैप जो है वो बना पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें यील्ड डेटा जो है वो सेवरल ईयर्स का मतलब बहुत सारे सालों का जो है वो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। अगली बात करें क्वांटिफाइंग ऑन फार्म वेरिएबिलिटी। ठीक है, क्वांटिफाइंग का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें क्वांटिटी पता करनी है, किसकी पता करनी है, फार्म की वेरिएबिलिटी की, कि फार्म के अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है। ओके, किस तरह से कि एवरी फार्म प्रेजेंट्स यूनिक मैनेजमेंट पजल, इसका मतलब जो है वो क्या है कि हर फार्म पर, हर खेत पर कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, किसी के अंदर पानी भर रहा है, किसी के अंदर नाइट्रोजन कम है, किसी के अंदर जो है वो सॉइल के अंदर अपना कह सकते हैं डाउनी मिल्ड्यू की फंजाई है। ठीक है, तो वहां पर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अलग हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान क्या रखना है कि कोई भी फार्म हो, हर फार्म के अंदर जो है वो अलग अलग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, जितने भी टूल्स हमने अभी यहाँ पर पढ़े वो सारे के सारे हर एक फार्म में काम नहीं आते हैं, कुछ की जरूरत पड़ेगी, कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दे विल हेल्प टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ वेरिएबिलिटी, और जब हम ऐसा करेंगे तो उसकी वजह से हमें वेरिएबिलिटी के बारे में पता लगेगा कि डिफरेंस कितना है और डिफरेंस क्यों है। ठीक है, कहीं पर क्लाइमेट की या वेदर की दिक्कत होगी, कहीं पर वाटर लॉगिंग की दिक्कत होगी, तो ये सारी चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इट वुड बी कॉस्ट प्रोहिबिटिव टू इम्प्लीमेंट ऑल देम इमीडिएटली। ठीक है, तो जब हमें ये सारी चीजें पता लग जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें उससे मदद मिल जाएगी। ठीक है, एन इंक्रीमेंटल अप्रोच इज वाइजर स्ट्रेटजी। इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब क्या है कि हमें वहां पर जितने भी हमारे टूल्स हैं उन टूल्स में से केवल एक पर विश्वास नहीं करना है, हमें वहां पर दो या दो से ज्यादा टूल्स जो हैं उनको एक साथ यूज करना है ताकि हमारा डेटा जो है वो सही आ सके। ठीक है, यूजिंग वन और टू ऑफ द टूल्स एट अ टाइम एंड केयरफुली इवेल्युएटिंग द रिजल्ट देन प्रोसीडिंग फर्दर। ठीक है, तो हमें वहां पर जितने हो सके उतने टूल्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो क्या होगा, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमें यहाँ पर होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कि एक किसान है उसके यहाँ पे इतना इनपुट गया, दूसरा किसान है उसके वहाँ पे इनपुट का अमाउंट अलग हो जाएगा। ठीक है, किसी किसान के खेत पे जो है हमें ट्राइकोडर्मा की जरूरत पड़ेगी, किसी के खेत पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कह रहे हैं फार्म्स के बीच में। ऑल फार्म्स कैन बी मैनेज्ड प्रिसाइजली। स्मॉल स्केल फार्मर्स जो है उनको क्या करना पड़ता है, डिटेल नॉलेज होनी चाहिए उनके ऑब्जर्वेशंस के लिए, और उसके बाद उनको मॉडिफाई करना है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उन फार्मर्स से कुछ तो बड़े किसान होंगे, कुछ छोटे किसान होंगे। ठीक है, लेकिन उनको नॉलेज कैसी होनी चाहिए, बराबर नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे जितने भी ये जो मैप्स हैं, ये जो फोटोज हैं, हमारी इमेजरी है जो सैटेलाइट से मिलेगी उसको किस तरह से स्टडी किया जाए, ग्रिड सॉइल सैंपलिंग है तो उसको कैसे स्टडी किया जाए। तो हर एक पर्सन को, हर एक फार्मर को बराबर नॉलेज जो है वो होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपने मैनेजमेंट को अकॉर्डिंगली क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके, उसको फ्लेक्सिबल बना सके कि हाँ मुझे इतना काम करना है, इतने इनपुट जो है वो देने हैं। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज हियर माइट टेक दिस टास्क इजियर और मोर एफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना है। मान लिया हमने एक एग्जांपल लेकर देख ले कि हमें इरिगेशन देना है। ठीक है, इरिगेशन के लिए हमें पता लगा कि हमारे पास वाले फील्ड के अंदर जो है वो 1 लाख लीटर पानी की जरूरत है। कितने लीटर पानी की, 1 लाख लीटर पानी की जरूरत है। दूसरा, हमें पता लगा हमारे खेत के अंदर जो है वो 50,000 लीटर पानी की जरूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बड़े खुश हो गए कि अपने तो 50,000 लीटर की जरूरत है और उसके 1 लाख लीटर की जरूरत है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो उसके पास जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम अवेलेबल है। कौन सा है, स्प्रिंकलर। और अपने पास जो है कोई स्प्रिंकलर नहीं है, हम सिंपल जो है वो धूरों के अंदर पानी दे रहे हैं, नालियां बनाकर जो है वो खेत के अंदर क्यारियां बनाकर हम सिंचाई कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं। तो बताइए फायदे में कौन रहा,
पड़ोसी ईरान, ठीक है। तो जितनी भी अवेलेबल अपने पास जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर से एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब सबसे सही टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लार्जर फार्मर्स में फाइंड मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नेसेसरी टू कलेक्ट एंड प्रॉपरली एनालाइज डेटा फॉर बेटर मैनेजमेंट डिसीजन। ये तो एक छोटी सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि बड़े किसान हैं तो उनको फायदा भी बड़ा होगा, छोटे किसान हैं तो फायदा भी छोटा होगा। किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। जितनी भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करेंगे उससे जो यील्ड आएगी वो बड़े किसान की वैसी ज़्यादा आएगी, जो छोटे किसान है उसकी कम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर इवेल्युएशन ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। अब इसको इवेल्युएट किस तरह से किया जाए, कैसे पता लगे कि ये जो हमारी फार्मिंग हम कर रहे हैं वो प्रिसीजन फार्मिंग है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एनालाइज करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब क्या है? हमारे पैसे जो हैं वो डूबे हैं या नहीं है, हमें कुछ प्रॉफिट मिला है या नहीं मिला, उसके बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक एनालिसिस। वेदर इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब मुझे वहां पर प्रॉफिट मिला है या नहीं मिला। अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो इसका मतलब वो प्रिसीजन फार्मिंग सक्सेसफुल नहीं है, अगर प्रॉफिट मिला है इसका मतलब वो सक्सेसफुल है। दूसरा, एनवायरमेंटल असेसमेंट, मतलब हमें वातावरण के बारे में, हमारा जो वायुमंडल है उसके बारे में भी असेसमेंट करना है कि हमने खेत में जो भी प्रैक्टिसेस की है उसकी वजह से हमारे वातावरण में, हमारे आसपास के जीवों में, हमारे एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत हुई है नहीं हुई है। डज इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। मैं तो दिक्कत की बात कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं हुई, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी में सुधार हुआ है या नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब हमने वहाँ पर पोल्यूशन तो नहीं फैलाया ना, पोल्यूशन चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो चाहे एयर पोल्यूशन हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन हमने वहां पर फैलाया या नहीं फैलाया, ठीक है। अगर उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाती है हमारी खेती की वजह से, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रिसीजन फार्मिंग। नहीं होती है तो उसको प्रिसीजन फार्मिंग नहीं माना जाएगा, उसे अनसक्सेसफुल कह दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करें वो क्या है? रेट ऑफ टीओटी। टीओटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि केवीके का मेन काम है। किसका काम है? केवीके। किसका काम है? केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र। उसका मेन काम क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जितना भी वो सीखते हैं वो सारा किसको देना है? किसानों को देना है, ठीक है। तो डू द फार्मर्स अडॉप्ट इट रैपिडली, तो इसका मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजीज आपने यूज करी है, ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है, किसानों को उसकी नॉलेज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। इस तरह से जो है वो इन तीन चीजों से, मतलब हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से हम पता लगाते हैं कि हमारा जो प्रिसीजन फार्मिंग है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, क्या फायदे हो गए? तो हमने सबसे पहला क्या किया? रिसोर्सेज का अच्छा यूज किया, यील्ड बढ़ गई। क्या बढ़ गई? यील्ड। तो टू इंक्रीज द यील्ड, ठीक है। रिसोर्सेज का कैसे हमने यूज किया? प्रॉपर यूज किया तो हम कहेंगे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, मतलब एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तीसरा हम बात करें, जब एफिशिएंट यूज कर लिया, यील्ड भी बढ़ गई, तो आपकी कॉस्ट कम हुई या ज्यादा हुई? मतलब आपके जो पैसे खर्च होंगे वो कम होंगे या ज्यादा? हम कहेंगे कम होंगे, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी बेटर मैनेजमेंट जो है वो पावर होगी। रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट, मतलब पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ फार्मर्स नॉलेज फॉर बेटर मैनेजमेंट विद इन टाइम, मतलब जो किसान है उनकी नॉलेज जो है वो कैसी होगी? एक्यूमुलेट होगी, अच्छी नॉलेज होगी, जिससे क्या होगा? हमारे जो दूसरे किसान हैं उनको भी इससे फायदा होगा, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, इसके क्या नुकसान है? नुकसान बहुत सिंपल से, हाई कॉस्ट, ठीक है। जितनी भी मशीन्स है वो मशीन्स हम यूज कर रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत पैसे चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है वो बहुत हाई कॉस्ट एक फार्मिंग है। दूसरा, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? फार्मर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फार्मर्स के साथ साथ जितने भी हमारे दूसरे जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए होने वाली जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनके पास भी ट्रेनिंग देने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। फार्मर्स हैं वो इन चीज़ों को जो है वो जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है। तो ये जो अपने पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसके लिए अपने पास जो है और नॉलेज जो है उसके लिए इतनी अपने पास नहीं है। नॉट एप्लीकेबल और डिफिकल्ट कॉस्टली फॉर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। अब बड़ा किसान है तो कोई बात नहीं, तुमने कह दिया सर 10,000 रुपये दे दीजिए तो वो जेब में से गड्डी निकाल कर दे देगा, ले जा भाई, ठीक है। लेकिन एक छोटा किसान 2 बीघा जमीन नहीं है उसके पास, 10,000 मांग लोगे तो कहेगा साहब मेरे पास नहीं है, मुझे माफ करो, मुझे प्रिसीजन फार्मिंग करनी नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि लैंड होल्डिंग्स जो है उसका भी इस पर काफ़ी इफेक्ट होता है। छोटे किसान जो है उनके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। लास्ट बात करें, हेट्रोजेनिटी ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम एंड मार्केट इम्परफेक्शंस। हेट्रोजेनिटी किसके अंदर है? क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या है? वेरिएबिलिटी मतलब बदलाव, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? डिफरेंस की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। डिफरेंस किसके अंदर है? क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर। जैसे किसी ने गेहूं लगाया, किसी ने चना, किसी ने सरसों, इस तरह से अलग अलग क्रॉप्स लगाई जा रही हैं, ठीक है। लेकिन कहाँ पर? जहां पर एक फसल लगाने की जरूरत होती है। जैसे आप बात करें जो बहुत एडवांस्ड कंट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर में, वहां पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है कि हमें इस साल जो है वो कौन सी क्रॉप कितने एरिया के अंदर लगाने की ज़रूरत है ताकि हमारा प्रोडक्शन कितना हो सके, ठीक है। फिर वो फार्मर्स से बात करके और उनके फार्म्स पर जो है वो वही क्रॉप लगाती है, वही सीड देते हैं, वही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं। कौन? गवर्नमेंट करती है, और वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो बात ही अलग है। तूने गेहूँ लगाया तो मैं गेहूँ क्यों लगाऊँ, मैं लगाऊंगा चना, ठीक है। अब इसने चना लगा दिया, दूसरा नाराज हो जाता है, अरे मैं चलाना लगाने वाला था, तूने लगा दिया, मैं सरसों लगा दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपस के बीच में जो वेरिएबिलिटी है ना, ये कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या फॉलो किया जा रहा है। एक किसान खरीफ में लगाता है राइस, एक लगाता है मेज, दूसरा जो है वो रबी के अंदर लगा रहा है ग्राम और वीट। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से भी काफ़ी नुकसान जो है वो हमें देखने को मिलता है, और प्रिसीजन फार्मिंग को अडॉप्ट करने में हमें काफ़ी तकलीफ होती है, ठीक है। चलिए, आई होप प्रिसीजन फार्मिंग के ऊपर ये जो लेक्चर हमने बात करी ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइएगा। कोई डाउट रह गया हो तो भी बता दीजिएगा। सिंपल क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, इसीलिए अच्छे से आपने मेरे साथ समझा, उस सभी के लिए आप सभी का थैंक यू। वापस से मिलते हैं हम नई क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।